आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपको सुनाने जा रही हूँ पद्मा शर्मा जी की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है इज्जत के रहबर। श्रीलाल के घर में खुशी का माहौल था। सब तरफ चहल पहल और खूब शोर शराबा था। नई बहू आ जाने से रौनक में और अधिक इजाफा हो गया था। ढोलक की थापों के साथ महिलाओं के गाने के स्वर गूंज रहे थे। बधाइयां दी जा रही थी। श्रीलाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके छोटे भाई बिसंबर का विवाह हुआ था। अम्मा बाबूजी की मृत्यु के बाद उन्होंने ही भाई को पाला और कोई तकलीफ नहीं होने दी। बिसंबर श्रीलाल से उम्र में बहुत छोटा था, इसलिए उन्होंने उसे बेटे की तरह स्नेह दिया था। बारात से लौटे रिश्तेदार समधियाने की खातिरदारी की तारीफ कर रहे थे, जिसे सुनकर श्रीलाल का दिल उछल रहा था। रात की खुमारी अभी तक उतरी नहीं थी। मन व्यवस्थाओं में उलझ रहा था कि अचानक बाहर तालियां पीटने की आवाजें सुनाई पड़ी। स्त्री पुरुष के मिले जुले अजीब से स्वरों के साथ तेज आवाजें आ रही थी। श्रीलाल ने बाहर आकर देखा तो अपनी पूरी फौज के साथ शबनम मौसी की हमजाद सोफिया तालियां फटकारती हुई बाहर मौजूद थी। एक बार उनके साथ 13-14 साल का एक लड़का भी था, जिसे लगभग धकेलती हुई सोफिया बोली, चल बबलू उधर बैठ। तो सोफिया तालियां पीटते हुए कह रही थी, हाय हाय, हमें तो शगुन चाहिए, लड़के का ब्याह है, कोई मजाक नहीं। फिर वो तालियों को फटफट करके पीटने लगती। 2001 का रेट चल रहा है, लाओ छोटू की भाभी नई साड़ी ब्लाउज और देखो मिठाई विठाई अनाज वगैरह भी लेती आना। तालियों की चटचटाहट सुनकर दूसरे लोग भी बाहर निकल आए। सबके चेहरे पर मुस्कान की रेखा पसरी हुई थी। उन्हें देखते ही सोफिया पहले से अधिक तेज आवाज में तालियां पीटने लगी। अच्छे खाते पीते घर के हो तुम लोग, इतना भी नहीं दोगे तो गरीब बेचारा क्या देगा, हमारा पेट कैसे पलेगा। कहते हुए उसने पेट पर पड़े साड़ी के पल्ले को झटके से हटाकर अपना पेट दिखा दिया, जिससे पेट के साथ साथ बदन का ऊपरी हिस्सा भी दिख गया। बबलू को ये सब देखकर जरा भी हैरत नहीं हुई। वहां खड़े पुरुष लोग एक दूसरे को इशारा करके हंस दिए। उन लोगों के भाव ताड़कर श्रीलाल ने छोटे बच्चों को अंदर जाने का आदेश सुना दिया। श्रीलाल सोफिया से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसने उन्हें बोलने का जरा भी मौका नहीं दिया। वे बार बार कुछ कहने की कोशिश करते, परंतु उनकी आवाज दबकर रह जाती। उन लोगों में सोफिया ही मुखिया दिखाई दे रही थी। उसने अपने साथियों को ललकारते हुए कहा, अरे रे गाओ गाओ, ए बबलू बजा तो ढोलक, ए संगीता, ए रबीना लगा तो ठुमका, अरे ओ रंभा सुल्ताना निकाल तो घुंघरू। देखते ही देखते उनका पिटारा खुला। रबीना और संगीता ने बड़े बड़े घुंघरू बांध लिए, रम्मा ने मंजीरे संभाल लिए, सुल्ताना ने ढपली पकड़ ली। बबलू ने लपक कर ढोलक घुटनों के नीचे दबाकर अपने हाथ ढोलक पर साध लिए और सोफिया की ओर देखने लगा। सोफिया ने गाना शुरू कर दिया। दोस्तों, कांटा लगा। एक खास तरीके से रबीना और संगीता मटक रही थी। बबलू ध्यान से उन लोगों का नाचना देख रहा था। रवीना दाएं तरफ झुककर उत्तेजित अदाएं दिखा रही थी। संगीता पैरों को आगे पीछे कर नाच रही थी। वो बाएं हाथ से अनोखे अंदाज में साड़ी की प्लेट बीच बीच में ऊपर को उठाती और घूम घूम कर नाचती। वे कभी लंबा घूंघट डाल लेती तो कभी अपने सीने को और कूल्हों को झटके के साथ मटका देती। बबलू सोच रहा था, होली हो या दिवाली, सब शगुन त्योहारों पर सोफिया बस्ती के घरों में शगुन लेती है। अब तो राखी पर भी जाने लगी। वैसी शादी ब्याह हो या बच्चे का जन्म, सबके लिए अलग अलग रेट चल रहे थे। बाजार में दुकान वालों से भी खूब रुपए लेती हैं, उन्हें रिझाती हैं, उन्हें पटाती हैं। नए नए गीतों को एक अलग तरह के कदम डाल के ठुमके दिखाती हैं। टीवी देख देखकर हीरोइनों जैसा नाचने की कोशिश करती हैं। अंगों की चटक और कमर की लचक दुकान वालों के मनोरंजन का साधन बन जाती है। बबलू वैसे तो इन लोगों की इन हरकतों का आदी हो गया था, लेकिन फिर भी इन लोगों का सीने का बार बार पल्ला हटा लेना और साड़ी घुटनों के ऊपर खींच लेना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कोई बीड़ी सिगरेट पीती तो कोई तंबाकू खाती, नए नए डिजाइन के जनाना कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती।
सबकी आईब्रो तराशी हुई, होठों पे चकाचक लिपस्टिक, सीने पर रुई के भरे हुए ब्लाउज पहनती। सबकी दाढ़ी मूछ नीट एंड क्लीन होती और वे तो ब्यूटी क्वीन लग जाती थी। जो स्त्री जैसी होती थी उनके पेट पर बाल नहीं होते थे। वे शायद औरत के रूप में जन्म लेकर अधूरी रही होती थी। साथ में ढोलक बजाने वाला प्रायः पुरुष ही रहता। ढोलक की गमक ऐसी कि सुनने वाले का भी मन नाचने लगे। श्रीलाल ने देखा कि बबलू 13-14 साल का बालक है। उसकी रेखें निकलना शुरू हो गई थी। उसे देखते ही श्रीलाल को याद आया कि 14 साल पहले एक पागल कहीं बाहर से घूमती फिरती इस मोहल्ले में आ गई थी। कुछ महीनों बाद उस पगली के एक बच्चा पैदा हुआ था। पगली उस बच्चे को कैसे पालती, सब चिंतित थे, लेकिन मोहल्ले के किसी परिवार में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस बच्चे को पाल सके। तब पांडुरंगा जिंदा थे। उनकी टीम ने ये जिम्मा ले लिया था। उन दिनों श्रीलाल के मन में इन लोगों के प्रति अपार श्रद्धा उमड़ आई थी। शायद ये लड़का वही है। अब तो खूब बड़ा हो गया और बड़ी अच्छी ढोलक बजाता है। बबलू को गाना सुनकर बड़ा मजा आ रहा था। गाने की एक लाइन सोफिया गा रही थी, उसी लाइन को सुल्ताना और रंभा दोहरा देती। इन दोनों में जो भी गलत लाइन दोहराती उसी की तरफ सोफिया आंखें तरेर देती। बबलू ने रवीना पर एक नजर डाली और नाच नाच कर उसकी तरफ देखा। अपने कंधे हिलाकर सीने को बहुत मटका रही थी। उसने अपना ध्यान वहां से हटा लिया। वो सोच रहा था कि मोहल्ले वाले भी अजीब होते हैं। मोहल्ले में किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो तुरंत खबर मिल जाती है। मोहल्ले वालों में सब्र कहाँ। वे भी तमाशा देखना चाहते हैं कि हमारे घर में जितना लिया है पड़ोस वाली श्रीवास्तनी उतना देती हैं या नहीं। मोहल्ले का कोई भी शुभचिंतक एसएमएस की तरह तुरंत सूचित कर देता था। कितनी ईर्ष्या है लोगों में। सोफिया जब बच्चे के जन्म पर नेक मांगने आती है तो अलग ढंग से नाचती है। इनमें एक जन नए बच्चे को गोद लेकर नाचता, आशीष देता। और जब सोफिया दूसरा गाना शुरू कर दिया उसने कि प्यार किया तो डरना क्या, बबलू आज तक नहीं समझ पाया कि कौन किस कौम की है। उनके नाम बड़े अजीब होते थे। सलमा बी, बड़ी बी, जगीरा, सुनैना। ये ज़रूरी नहीं कि जिस कौम से वो आई हो वैसा ही नाम रखा जाए। इस खेमे में आकर नया नाम पा लेने से भूतकाल समाप्त हो जाता था। सांप्रदायिक सद्भाव की अनोखी मिसाल थी। हिंदू के नाम मुसलमानों के और मुसलमानों के नाम हिंदू के नाम पर रखे जाते। अधिकांश ने तो हीरोइनों के नाम पर अपने नाम रखे थे, जैसे माधुरी, रानी, डिम्पल, रवीना। जरा एक मिनट मेरी बात तो सुन लो सोफिया। श्रीलाल की आवाज़ सुनते ही अचानक सोफिया ने गाना बंद कर दिया। बबलू के हाथ रुक गए। रवीना और संगीता के पैर थम गए। वे कह रहे थे, देखो सोफिया बहन, ये नेक तो ज़्यादा है। सोफिया ने धमकी भरे स्वर में कहा, देखो लाल जी, यदि नेक नहीं दोगे तो अभी हम अपने कपड़े उतार देंगे। बबलू को मालूम था कि मन माफिक या बंधी रेट के मुताबिक सगुन न मिले तो वो तुरंत कपड़े उतार देने की धमकी देती हैं। वो सोच रही थी कि इन लोगों को ऐसा करने में पता नहीं क्या मज़ा आता है या कौन सा श्राप लग जाता है लोगों को इनकी इस मुद्रा को देखकर। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि लोग इतना अपशगुन क्यों मानते हैं इस बात को। इसी बात का रेल में ये लोग फायदा उठाते हैं और सवारियों को ब्लैकमेल करते हैं। श्रीलाल ने सभी बच्चों को घर के अंदर भेज दिया। वे कहने लगे, देखो सोफिया, पांडुरंगा मामू जब तक जिंदा थे कभी ये शगुन लेने नहीं आए। उनके बाद सोफिया बहन तुम बारिश बनी। तुम्हें तो सब मालूम है, इसलिए मामू का धर्म तुम्हें निभाना चाहिए। सोफिया गुस्से से बोली, हाय हाय, अब वो जमाना गया, अब ऐसा नहीं चलेगा। उसने तालियों की आवाज फटकारी। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खावेगा क्या? श्रीलाल ने तर्क दिया, वो हमारी माँ को बहन मानते थे। ये रिश्ता तभी से चला आ रहा है। रिश्ते की बात सुनकर सोफिया को तैस आ गया। बोली, तुमने रिश्ता माना होता तो हम भी निभाते। तुमने रिश्ता तोड़ दिया। शादी के न्योता देने के समय हम कोई नहीं थे क्या? याद तुम्हें? हमें कार्ड नहीं दिया तुमने। उसकी तालियों की आवाज़ गूंज रही थी। वो बोली, अभी तक हर मौके पे बुलाया तो हमने भी रिश्ता निभाया। अब तुमने रिश्ता तोड़ा है तो तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। श्रीलाल ने बात को टालने के उद्देश्य से तर्क दिया, परसों आ जाना, बहू के लेने वाले मायके से आएंगे।
लड़की वालों से नेक ले लेना। सोफिया खींचती हुई बोली, हमारे भी कुछ उसूल हैं लाल जी। लड़की की शादी में लड़की वालों से शगुन नहीं लेते, लड़के वालों से लेते हैं। जिसके यहाँ गमी हो जाए वहाँ साल भर तक नेक नहीं लेते। लड़की पैदा होने पर पहली बार नेक लेते हैं, दूसरी लड़की होने पर हम नहीं लेते। इन सब जीरा को सुनकर बबलू बहुत उदास हो रहा था। ये क्या असली रूप है इनका, या असली रूप वो है जो वो देखता है? और उस दिन सड़क पर खून से लथपथ व्यक्ति को जब कोई नहीं उठा रहा था तो उसे सोफिया ही अस्पताल पहुंचा आई थी। डॉक्टर ने कहा था कि खून की जरूरत है, तो उसने खून नहीं दिया था कि कहीं उसका श्राप उन्हें भी ना लग जाए। श्रीलाल ने रिश्ते के अलावा और कोई हील हवाली दिया, मनोभावन किया, माफी मांगी। तब कहीं जाकर उसका गुस्सा ठंडा हुआ। उसने बड़ी मुश्किल से एक साड़ी और 500 रुपए सोफिया को सहमत किया। अंदर से नई बहू को बुलाया गया। सोफिया ने नई बहू को बुलाए जाने पर उसे आशीष दिया। पांडुरंगा के नाम से बहू के हाथ में 51 रुपए मुंह दिखाई दिए और लड़की की ओर इशारा करके श्रीलाल से बोली, हमारी बिटिया भी सयानी हो गई है, कब इसके हाथ पीले कर रहे हो? अब की बार बुलावा देना मत भूलना। क्या नाम है इसका? श्रीलाल ने उत्तर दिया, प्रतिभा। कॉलेज में पढ़ रही होगी? हाँ। बबलू ने देखा नई बहू से सटकर खड़ी प्रतिभा शर्म की गठरी बनी जा रही थी। वो लोग आपस में मस्ती करती हुई लौट गईं। 2 महीने बाद की बात है। अगस्त का महीना शुरू हो गया। पानी जोर से बरस रहा था। रात में बबलू दलान में सोता था। पहले वो सब लोगों के साथ सोता था। सभी लोग उसे अपने पास लिटाने को आतुर रहती। शुरू में तो समझता नहीं कि क्या हो रहा है ये, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि रात में उनके शरीर पर उन लोगों का हाथ रेंगने लगता। उनके हाथों का स्पर्श उन्हें अच्छा लगता। एक रात जब एक साथ 4 लोगों ने उसे परेशान किया तो वो चीख उठा। तब से सोफिया ने उसे बाहर दलान में सुलाना शुरू कर दिया और उसने सबको हिदायत दी कि ये पांडुरंगा की अमानत है, इसलिए उसे अपनी टीम से अलग रखो, अन्यथा अब बबलू की उम्र अलग रहने और खाने की हो चुकी है। उसने गुस्से से कहा कि बबलू के साथ अगर किसी ने बदसलूकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रात में बबलू को कमरे से अलग अलग तरीके की आवाज सुनाई पड़ती। उसका मन हुआ कि किवाड़ की दरार से झांके, लेकिन रात की घटना याद करते ही डर जाता। दोपहर का समय था। बबलू का नियम था कि पास की गली की नुक्कड़ पर बने होटल पर चाय और टोस्ट खाता था। आज कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही थी। वो चाय पीने चला गया। आज होटल बंद था। निराश होकर लौट रहा था कि उसने देखा कि श्रीलाल की बेटी प्रतिभा कॉलेज से आ रही थी, छाता लगाए, लेकिन फिर भी भीग गई थी। उसके कपड़े बदन से चिपक गए थे। घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो गली में घुस गई। उसी समय उसने देखा कि प्रतिभा के मोहल्ले का लड़का छींगा भी पीछे पीछे गली में चला गया। बबलू निरपेक्ष सा घर लौट आया। शाम हो चली। टीम की सदस्य घर लौटने लगी थी। रवीना बदहवास सी सोफिया के पास आई। बोली, सोफिया भी, तुमने कुछ सुना? उसका सीना धुकनी के समान चल रहा था। सोफिया ने कहा, जरा दम तो ले, फिर बताना। रवीना फिर से बोल पड़ी, श्रीलाल के मोहल्ले से आ रही हूँ। सुनकर आई हूँ कि दिन दहाड़े आज उसकी लड़की की किसी ने इज्जत लूट ली। बबलू पास में ही खड़ा था। बोला, कब? आज दिन में, वो होटल वाली गली में। बबलू हक्का बक्का रह गया। वो बोला, दिन में तो मैंने उसे गली में जाते देखा था। हाँ, उसके पीछे पीछे एक लड़का गया था, उसी मोहल्ले का दादा छिंगा। सोफिया ने उसे पकड़कर झिझोड़ दिया और बोली, बता, तूने और क्या क्या देखा था? वो घबराकर बोला, कुछ नहीं, मैं तो वापस आ गया था। सोफिया रवीना की ओर देखकर बोली, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी कि नहीं? मरेगा अपने आप। रवीना बोली, वही तो, उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। सुनते ही सोफिया ने बबलू का हाथ पकड़ा और दंदनाती हुई श्रीलाल के यहाँ पहुंच गई। श्रीलाल घर पर ही मिल गए। उनका चेहरा बुझा हुआ था। सोफिया ने जाते ही प्रश्न दागा, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? श्रीलाल पहले तो चौंक पड़े कि इन्हें कैसे मालूम पड़ा, फिर बोले, जो होना था वो हो गया। अभी तो बात घर पर ही रहे। पुलिस में जाने से बात पूरे शहर में फैल जाएगी, फिर उससे शादी कौन करेगा? सोफिया ने कहा, बात घर की घर में रहे, ये कैसे? पूरे मोहल्ले में खबर हो गई है। लड़की की इज्जत की चटकन और थाली की खनक सबको मालूम पड़ जाती है।
बबलू ने देखा प्रतिभा चुप बैठी है। सोफिया ने प्रतिभा से पूछा, क्यों, छिंगा ही था ना वो? उसने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सोफिया ने श्रीलाल पर जोर डालते हुए कहा, देखो लालजी, बबलू देगा गवाही, चलो तुम रिपोर्ट लिखाने चलो। श्रीलाल ने कहा, देखो सोफिया बहन, होना है जो वो हो गया, वो गुंडा बदमाश है। सोफिया उलाहना देते हुए बोली, तुम लोग औरतों को आगे बढ़ाने की बातें करते हो बड़ी बड़ी, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हो। सच्ची बात तो ये है कि आज भी तुम्हारी मानसिकता नहीं बदली। पर श्रीलाल टस से मस नहीं हुए। श्रीलाल वहीं बैठे रहे। सोफिया पैर पटकती घर वापस आ गई। घटना के 5वें दिन होटल वाली गली में छिंगा बेहोश पड़ा मिला। पुलिस आई, तफ्तीश हुई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जल्द ही ये खबर फैल गई कि उस लड़के का गुप्तांग किसी ने काट लिया है। ये खबर मिलते ही सोफिया की टीम अस्पताल जा पहुंची। उसकी हालत ठीक नहीं थी। सोफिया ने डॉक्टर से बात करके पता लगाया कि 15 दिन में आराम मिल जाएगा। ये 15 दिन उन सबको खूब ज्यादा लगे। सोफिया बीच बीच में छिंगा को देख आती थी। जिस दिन वो सुस्त हुआ, सोफिया पूरे फौज पाटे के साथ अस्पताल पहुंच गई। अब वे लोग उसे अपनी बिरादरी में शामिल करना चाहते थे। पुलिस दरोगा ने सोफिया से कहा, अभी हमारी जांच पड़ताल चल रही है, इसलिए वो अभी अस्पताल में ही रहेगा। ये सुनकर सोफिया मायूस सी वापस आ गई। सावन का महीना शुरू हो गया। सभी लोग अलग अलग मोहल्ले में उगहानी के लिए निकल पड़े। सोफिया बबलू को साथ लेकर श्रीलाल के मोहल्ले में चल दी। सोफिया श्रीलाल के घर राखी का दस्तूर देने गई थी। श्रीलाल घर पर ही मिल गए। उन्होंने भेदती निगाहों से पूछा, सब लोगों को शक है कि तुम लोग बिरादरी में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए लोगों का अंग भंग कर रही हो। सोफिया बड़े ऊंचे स्वर में बोली, नहीं लाल जी, हमारी संख्या तो ईश्वर बढ़ाता है, खुदा न करे वो और अधिक संख्या बढ़ाए। हमें कितना कष्ट है इस योनि में होने का, ये तो हम जानते हैं, जिसके होने पर ये नाच पीटे दम भरते हैं और हमारी बहू बेटियों की इज्जत से खेलते हैं। बबलू को याद आया कि उस रात तेज बारिश में सोफिया 5-6 लोगों को लेकर कहीं जा रही थी। उसके चलने के बाद ही होटल बंद हो गया था। उसे होटल की बेंच पर बैठा दिया गया। सुल्ताना और रंभा एक लड़के को घसीटते हुए गली में ले गई। वो भीगता कांप रहा था। अचानक गली से तेज आवाज आई। कुछ देर बाद वो वापस आ गई। उसने कई बार पूछा, क्या हुआ, ये चीख कैसी थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया और ना बताया गया। आज समझ में आ रहा था कि क्या माजरा था। बबलू अंदर ही अंदर बुनबुनाने लगा कि इन लोगों ने उसे अभी तक अपनी जमात में शामिल नहीं किया, जाने क्यों। बबलू देख रहा था कि सोफिया आज दूसरे ही अंदाज में थी। इस बार ना तालियों की फटफट और ना हाय हाय का स्वर। सोफिया के चेहरे पर कई भाव आ रहे थे। कुछ देर शांत रहकर बोली, हाँ यही सच है कि ये काम हमने किया है, लेकिन अपनी संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि तुम जैसे डरपोक लोगों को चेताने के लिए, जगाने के लिए। जिस दिन बलात्कारियों को ये सजा मिलने लगेगी, उस दिन से कोई गुंडा औरत की इज्जत लूटने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। सोफिया श्रीलाल को देख विषाक्त स्वर में बोली, अलबत्ता पहले तो माँ बाप इज्जत के डर से रिपोर्ट नहीं लिखाते। यदि रिपोर्ट लिखा भी दे तो केस साबित नहीं हो पाता। रुपयों की भरमार से सबूत के बिना केस रफा दफा हो जाता है। यदि जुर्म साबित भी हो जाए तो कितने साल की सजा होगी? 5 साल की, 7 साल की? बस जमीन पर हाथ मारते हुए बोली, हरामियों को ऐसी सजा मिले जो हमने दी है तो कोई बहू बेटियों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर बबलू के मन में आए उन लोगों के प्रति क्रोध, नफरत, उपेक्षा का भाव सब कुछ समाप्त हो गया। उसे लग रहा था कि संवेदना इन लोगों में है जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। संवेदना श्रीलाल जैसे लोगों में नहीं। इज्जत से ये लोग जीते हैं। दूसरों की इज्जत तो बेमौके उधरती ही रहती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये घटना? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद हो। धन्यवाद।